तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेकर आए सेकेंड चैप्टर, जिसको आप गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और ये सेकेंड चैप्टर जो गॉस लॉ या गॉस का थ्योरम, गॉस के नियम के नाम से है, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह जानना है, इसमें सरफेस एरिया वेक्टर यूज होता है। जैसे एरिया को जनरली हम कहीं कहीं उसको हम स्केलर के केस में भी टेकअप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एरिया का वेक्टर फॉर्म टेकअप करना है। और दूसरी बात इस चैप्टर में आपको देखना है, फ्लक्स क्या होता है। तो जो फ्लक्स के करस्पॉन्ड हम लोग देख कर आगे चलेंगे, तो आपको वैद्युत फ्लक्स भी इसमें मिलेगा और सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला के वैद्युत फ्लक्स टेकअप होगा, जिसमें आपकी पहली हेडिंग होगी नॉलेज के लिए कि या वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वैद्युत फ्लक्स में ये दो वर्ड आपके सामने हैं, एक वैद्युत और दूसरा फ्लक्स। तो ये वैद्युत शब्द जो ही आपके दिमाग में वैद्युत शब्द आता है तो तुरंत आप ये समझ जाते हो कहीं आवेशों का आना जाना होगा, धारा का बना होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत विभव होगा, इस तरीके की बातें होंगी। लेकिन जब फ्लक्स सामने आता है, ये वाला वर्ड, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी नहीं बना है कि व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स, हम फ्लक्स क्या समझते हैं। तो आप फ्लक्स को पहले समझेंगे कि किसी भी सरफेस एरिया से कोई दिया गया पृष्ठ क्षेत्रफल है। सरफेस एरिया बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे आपकी बुक है, आपकी कॉपीज़ हैं, उसको आप देखेंगे कहीं कहीं उनका एक सरफेस होगा। तो किसी भी सरफेस एरिया से पास होने वाली जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो कितनी अमाउंट वेक्टर क्वांटिटी उस सरफेस एरिया से पास हो रहे हैं, उसको पेनिट्रेट करते हुए जा रही है, उसका जो कैलकुलेशन होता है, जो अमाउंट आता है, उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लें कि आपका कहीं पानी का बहाव हो रहा हो और उसमें आप छोटा सा कोई नेट आप डाल दें। जैसे ये स्थिति हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि ये इस तरीके से ये पानी का बहाव हो रहा है और इसमें आप लेना एक छोटा सा नेट इसमें ऐसे खड़ा कर दें, इसमें ये डाल दें, तो पानी में वेलोसिटी होगी। ये लिक्विड जो होगा वो आपका जो वाटर होगा वो उसके अंदर वेलोसिटी होगी, वो वेग से पास आउट कर रहा होगा। तो इस सरफेस एरिया से जो नेट आपने इसमें डाला है, ये जो पानी पास आउट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, यही पे ध्यान देना है कि वाटर की कितनी वेलोसिटी पास आउट कर रही है, ना कि वाटर पास आउट कर रहा है। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया, इससे कितनी वेलोसिटी पास आउट कर रही है इससे सरफेस एरिया के करस्पॉन्ड, वह इससे बद्ध, इस सरफेस एरिया से बद्ध वेग का फ्लक्स कहा जाएगा। वेलोसिटी फ्लक्स, वेग का फ्लक्स कहा जाएगा, वो वेलोसिटी का फ्लक्स होगा। और वेलोसिटी जो है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हमने बताया कि दी गई सरफेस एरिया से कितनी वेलोसिटी की मात्रा पास आउट कर रही है, वो उसके करस्पॉन्ड क्या होगा, उसके करस्पॉन्ड उसके संगत फ्लक्स कहा जाता है। अगर यहाँ टेम्परेचर पास आउट करता तो हम टेम्परेचर का फ्लक्स कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र पास आउट करेगा तो हम वैद्युत का फ्लक्स कहेंगे। यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र पास आउट करेगा तो हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स में ये होगा कि किसी भी पृष्ठ से पास होने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है, वह पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। किसी पृष्ठ से कितना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं की माप, वैद्युत बल रेखाओं, इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र। जो ही वैद्युत बल रेखाओं की बात आए तो आप ये समझें कि इसकी मीनिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र।
तो किसी भी पृष्ठ से पास होने वाली कितनी वैद्युत बल रेखाओं की माप हो रही है उसको उस पृष्ठ से बद्ध हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप नोट कर लेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उससे पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। उससे कितना वैद्युत बल रेखाएं मीन्स वैद्युत क्षेत्र पास हो रहा है वही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स हमेशा ये माउंटेबल होता है, ये मात्रात्मक होता है, एक अमाउंट देता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स करस्पॉन्ड्स टू दैट सरफेस एरिया। तो हाउ मेनी अमाउंट की बात आई तो अमाउंटेबल क्वांटिटी जो है वो स्केलर की तरफ भागने लगती है। तो आप ये देखेंगे कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है उसकी माप उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है। और उस वैद्युत फ्लक्स को जनरली आप इससे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं फाई ई माने फाई इलेक्ट्रिक है, लेकिन जनरली आप फाई से भी लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही चलेगा। इसको आप क्या करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फाई किसको किसको मिला के आ रहा है, एक तो आपको बताया गया कि कोई सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट कर रही है। ये कोई आपका सरफेस एरिया है और ये सरफेस एरिया मान लिया जाए यस है, सरफेस एरिया मीटर क्या है यस है, और इससे पास कौन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र पास आउट हो रहा है। तो फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स हाई पे टेकअप करने में ये दो बातें हैं, एक तो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है सरफेस एरिया वेक्टर। माने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सरफेस एरिया से पास आउट हो रहा है वह उससे बद्ध फ्लक्स कहा जाएगा। तो अब हाई के पाने में ई और यस का रोल है, तो ई और यस का जो गुणात्मक मान है वही फाई देगा। तो ऑलरेडी जो वैद्युत फ्लक्स फाई का मैथमेटिकल वैल्यू निकलेगा, गणितीय मान निकलेगा, ये फाई बराबर क्या होगा ई डॉट यस, क्या होगा ई डॉट यस होगा। अब यहाँ के दिमाग में बात जाएगी कि हमने जो वैद्युत क्षेत्र को टेकअप किया उसका और जो सरफेस एरिया वेक्टर टेकअप किया उसका डॉट ही किया, क्रॉस क्यों नहीं किया। क्रॉस इसलिए नहीं किया कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया वेक्टर उसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश सरफेस एरिया वेक्टर और ये वैद्युत क्षेत्र आपका वेक्टर है ही। तो दोनों के गुणात्मक मान से जो रिजल्ट आना है वो फ्लक्स आना है, फ्लक्स माउंटेबल है, वो स्केलर आना। तो जाहिर सी बात है आपको ई और यस का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो फाई बराबर आपको मिलेगा ई डॉट यस। तो इसको आप आगे जब बढ़ाएंगे तो फाई बराबर ई यस कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है ई और यस दोनों वेक्टर के बीच का कोण है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड यस। तो अब इसको आगे आपको ये देखना है कि वैद्युत फ्लक्स में जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास ये सरफेस एरिया वेक्टर है, ये आपका ये सरफेस एरिया वेक्टर है, दैट इज ये सरफेस एरिया यस, ये पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश जो ये एरिया है इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश है वो यस है, और यहाँ से जो पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से ये लाइन सब इसको पेनिट्रेट करते हुए ये पास हो रहे हैं ऐसे, इस तरीके से ये पास हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पूरे पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर ई डॉट यस होगा। अब हम ये मान लें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो वैद्युत क्षेत्र है वो सीधा परपेंडिकुलर पास ना होके तिरछा पास आउट हो रहा हो तो क्या स्थिति होगी। तो ये बात आपको टेकअप करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि
ये आपका सरफेस एरिया वही, ये ऊपर वाला ही, ये आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वेक्टर अभी भी आपका वैसे ही है जैसे ऊपर था। ये है पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इस बार इस तरीके से पास आउट हो रही है, ऐसे पास आउट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे, ये तिरछा पास आउट हो रही है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एंगल अब कितना बन जाएगा, थीटा। सरफेस एरिया वेक्टर अभी भी जो यहाँ था वो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही थी, अब ऐसे हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और सरफेस एरिया में कितने का एंगल फॉर्म गया, थीटा का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और जो ऐसे कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। तो ई cos थीटा वाला ही कंपोनेंट इसको पेनिट्रेट करते हुए, इसको भेजते हुए सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करते हुए पास आउट हो रहा है और ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो ऐसे सीधा निकल जा रहा है, इसको पेनिट्रेट कर नहीं रहा। इसका मतलब जो ये आएगा आपका फाई बराबर ई एस cos थीटा और जहां थीटा जो है ये ई तथा यस के बीच का कोण, ई तथा यस के बीच का कोण। तो ये आपका है वैद्युत फ्लक्स। कैसे हम वैद्युत फ्लक्स को मेजर करेंगे। अब जैसे हमारे पास और भी इसका कॉन्सेप्ट है, ये स्थिति उसको भी आप देख लेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास ये कोई बड़ा सरफेस है और ये सरफेस छोटे छोटे सरफेस एरिया में डिवाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास आउट कर रही है। ये सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ऐसे ये पास आउट हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सरफेस एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में कंसीडर कर लें, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, इस तरीके से छोटे छोटे एरिया में हम इसको कंसीडर कर लें। तो मान लिया जाए ये सरफेस एरिया वेक्टर ds1 हो गया, ये सरफेस एरिया वेक्टर ds2 हो गया, ये क्या हो गया ds3 हो गया और डाटा डाटा करके कोई dsn हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हर एक सरफेस एरिया से जो पास आउट होने वाला फ्लक्स है सबको जोड़ेंगे तो टोटल से पास आउट होने वाला हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टोटल के करस्पॉन्ड हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर ई डॉट डी s1 प्लस ई डॉट डी s2 ये दूसरे से प्लस ई डॉट डी s3 प्लस डाटा डाटा ई डॉट डी s सबसे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है सबको हम ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां से हम लिख सकते हैं फाई बराबर समेशन ऑफ ई डॉट डी ds। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर ई डॉट ds, ई डॉट ds2, ई डॉट ds3 हमारा कहने का मतलब ds1, ds2, ds3, dsn आया और ई जो है आपका ई बना रहा e1, e2, e3 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सिमिलर अमाउंट का हर एक सरफेस एरिया से पास आउट हो रहा है। e1, e2 तो है नहीं, वही ई की मात्रा है, जितना फील्ड होगा वो इससे सबसे पास आउट हो रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल इस पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो आया वो पूरे पृष्ठ से
बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन ऑफ ई डॉट ds है। फिर इसमें हम ये कंसिडर करें कि इफ ds इज वेरी स्मॉल, ds टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं टेंड्स टू जीरो, और ds जो छोटे छोटे जो सरफेस एरिया हैं वो बहुत छोटे छोटे टेकअप हों, तो उस स्थिति में हमें पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पूरे का हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो आएगा फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। अब ई डॉट ds को हम क्या करेंगे, आप वेक्टर एनालिसिस में पढ़े हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a b cos थीटा। इससे हम इसको फैलाएंगे, हमें मिलेगा फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल e ds cos थीटा। यहां से ये ds वेरिएबल है, ये ds1 ds2 ds3 dsn ये छोटा बड़ा ये वेरी कर रहा है, तो जो वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये मिलेगा फाई बराबर ई cos थीटा को बाहर करेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds, और ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds दैट इज कंप्लीट सरफेस एरिया यस। तो ये स्टेप आपको इस तरीके से टेकअप हो जाएगा, ये मिलेगा यहां से फाई इज इक्वल टू ई cos थीटा इनटू यस, या फाई बराबर ई एस cos थीटा, या फाई बराबर आपको मिल गया ई डॉट यस। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है कि किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उससे पास होने वाले वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है, और इसका गणितीय मान वैद्युत क्षेत्र तथा सरफेस एरिया के आदिश गुणन के बराबर होता है। माने जो वैद्युत क्षेत्र पास आउट करेगा वो और पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश को दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। हमने आपको शुरू में बताया कि जो मैथमेटिकल इवैल्यूएशन इसका आता है हमें दोनों का डॉट टेकअप करना पड़ता है। तो यहाँ जो उससे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आया वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया, ये आपका ये है। वहां से पास आउट होने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है कि डॉट इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश, तो इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स आपका आ गया ये फाई। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको देखना है। आपके पास ये आ गया कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट एस या ई एस cos थीटा, इतना आपको टेकअप हो गया। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट एस या फाई बराबर ई एस cos थीटा, ये आपको टेकअप हो गया। जहां थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का कोण है, तो हम इसमें केसेज अप्लाई करें और फर्स्ट केस देखें और ये कहें इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा, फाई इक्वल टू ई या cos 0, या cos थीटा तो थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0, और आप ये जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू 1, तो आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू ई इनटू एस, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ये फाई मैक्सिमम कह सकते हैं। और ये पोजीशन क्या होगी कि जैसे ये स्थिति हो जाए, ये आपका सरफेस एरिया वेक्टर हो गया यस, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक, तो दोनों में अगर हम एंगल देखें तो यहाँ थीटा बराबर क्या है 0। इसका मतलब कि इस स्थिति में
मैक्सिमम फ्लक्स उसके करस्पॉन्ड आपको मिलेगा। फिर दूसरी केस अगर हम देखें सेकेंड और ये कहें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन तब क्या होगा, I इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 और कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 मीन्स 0 मीन्स फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 0। तो ये सेकेंड वाली जो स्थिति है ये कब की स्थिति होगी, वो ये स्थिति होगी जैसे ये बात होगा कि ये आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वेक्टर ये पास आउट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट, ये दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो थीटा इक्वल टू क्या आया 90 मीन्स जब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट करेगा तो उसको पेनिट्रेट तो करेगा नहीं, तो उसके करस्पॉन्ड कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा और ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक केस और हम अप्लाई करते हैं, ये बात हो जाए तीसरी केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन फाई इक्वल टू ई एस cos 180, यहाँ 180 रखेंगे और cos 180 इक्वल टू -1 तो फाई इक्वल टू माइनस ऑफ ई एस। ये आपको मैक्सिमा तो है लेकिन माइनस है, तो ये क्या स्थिति है, यह स्थिति। जैसे ये आपका सरफेस एरिया वेक्टर है, ये सरफेस एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे को पास आउट करें, इस तरीके से पेनिट्रेट करें, ऐसे जाए। ये स्थिति हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर को है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या है, ये नीचे को है, तो दोनों में एंगल कितना बना 180। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स मिला आपको क्या हुआ, वो हाई मिला। तो ये स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा और कब ये जीरो होगा, वो तीनों केसेस हम आपको इसमें दिखा चुके हैं कि जब वो किसी सरफेस एरिया वेक्टर में कहीं पे जा करके उसको पेनिट्रेट करते हुए निकलेगा और सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे होंगे तो कोई भी लाइन पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और जब सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 180 पे होगा, 180 पे होगा, तो उस स्थिति में उससे करस्पॉन्ड जो वैल्यू फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ये स्थिति आपकी जो है ये मिलेगी।